कि बताइए जो विशिष्ट मोनोएटॉमिक के लिए एक वर्णीय गैस के लिए स्पेसिफिक हीट का रेशियो बताना। आपको किसका बताना? विशिष्ट उष्माओं का क्या बताना है? मान बताना है। द रेशियो मतलब CP/CV बताना है। कितना होगा? मोनोएटॉमिक के लिए पूछा है, जल्दी से मुझे आंसर दे दो इसको। ये आपके पास पूछा गया किसी एग्जाम में, ए भी किसी का आ रहा है, सी भी किसी का आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। बाकी लोग सबका आंसर आना चाहिए सी। सी आ रहा है। और किसी का? ये क्वेश्चन है आपके पास रेडियो ऑपरेटर SI पे, SI 2019। अब जिनका बी आया या ए आया, थोड़ा आप लोग सोचिए। 1+2/f डायरेक्ट कर लीजिए ना। देखो डायरेक्ट इसलिए बताया जा रहा है कि अब बहुत कुछ नहीं करना, कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ तो रटना ना पड़े। अब मैं डायरेक्ट रटने की बात नहीं करूंगा, ताकि थोड़ा उसके पीछे का आपका कंसेप्ट पता चले कि कोई चीज कैसे आई। तो अब मैं CP/CB 1+F/ नहीं करूंगा, वो लंबा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1+2। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है मोनोएटॉमिक के लिए? 3 होती है। तो कितना हो जाएगा? 5/3। अब 5/3 का डिवाइड करोगे तो कितना? 3 1 जा 1, 2 बच, कितना बच गया? 2 बच गया, 20 बन गया, 6 18, और एक और आ जाएगा 6 18, फिर भी 2 बच गया। तो एक काम करिए, इसी को नहीं लिख सकते हम, ये 5 से बड़ा है। मान लीजिए एक और आ जाएगा, 18 से चापते जा रहा है, ये 5 से बड़ा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? एक ये बढ़ जाएगा। तो यही तो है। हाँ, कुछ था इसमें कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग। इस क्वेश्चन को आंसर मुझे बताओगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, बस बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2। कि मोलर स्पेसिफिक हीट है वो किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर 7/2 है। ठीक है। अब हिंदी में भी लिखा किसी आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब की अवस्था में मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना है? 60/2। बताइए क्या है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो बताइए इनके लिए नियत दाब और आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात बताना है। ठीक है, बताना आपको क्या बताना है? गामा ही बताना, CP/CV। चलिए जल्दी से मेरे को आंसर बताओगे आप लोगों ने। सबका हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ।
बहुत सारे लोगों का डी आ रहा है। ए भी है किसी का 7/5 भी है, 7/5 डी है, 9/7 सी भी है इसका मतलब। तो ए भी आ गया, डी भी आ गया और सी भी। बी वाले हैं कोई 7/5? चलो हम करा देते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए, आसान है। कितना हमने बताया, इन्होंने दिया था गिवन सीपी कितना कितना दिया, 7/2। 7/2 सीपी दे रखा है, तो क्या करूं? हाँ? क्या कर सकते हैं? आर भी तो होगा उसके साथ। हाँ आर, ठीक है। कैसे निकल सकता सी? एक माइनस कर दो। हाँ? नहीं समझ आया तो सिंपल सा करो ना, ऐसे देखो, यही करवा हमने CP/CV। अब एक ऑप्शन लेके देखो, डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, तो उसको लेके देखता हूँ मैं 7/5। ये कितना दे रखा है? 7/2। सी भी निकाल दूंगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? सी भी इक्वल टू कितना, 7/2 अपॉन कितना, नीचे आ जाएगा 7/5, तो कितना 5/2। 5/2 कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कैसे निकल सकता है? ये गलत आ गया क्या हमारा? इससे आ जाएगा ना कितना, इनका रेशियो 7/2। इससे भी तो हो जाना चाहिए था। डी ऑप्शन 7/5। अच्छा पहले तो चलो ठीक है, ये आ गया आपके पास सी बी। अब आपसे नहीं, अब सीपी कितना, अब देख लो, चाहे देख लो सीपी गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीबी होता है। सीपी तो ऑलरेडी कितना है 7/2, और ये कितना है 5/2, तो आ तो क्या 7/5 ही, यही आया था जो लेके चले थे। हाँ? अरे कई तरीके हैं, अलग अलग तरीके जो आपको इच्छा है कर सकते हैं, लेकिन जब सारी चीजें पता है, मैंने एक और करा, मेरे को पता था आप लोगों ने CP-CV से किया होगा, उसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये भी एक तरीका है कि ऑप्शन से चेक कर लो, गामा की वैल्यू ही तो पूछी, गामा इज रेशियो। गामा अगर मैं डी ऑप्शन से चेक करता हूँ, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकाल दी। अब क्या वो सही आई है इसकी वैल्यू, दोनों का रेशियो चेक करके देखो, ये आ जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका ये है कि आपने क्या किया, CP-CV इक्वल टू आर। तो CP की वैल्यू कितनी है, कितने 7/2 आर माइनस CV इक्वल टू आर। कर सकते हैं सभी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे, कितना 7/2 आर माइनस आर इक्वल टू CV, तो कितना आ जाएगा 5/2 आर इक्वल टू CV। तो ये आ गया CV, ये है आपके पास CV। तो गामा क्या होता है आपके पास, CP/CV। तो ये क्या है आपके पास, CB कितना है 7/2 आर अपॉन 5/2 आर, कैंसिल हो गया तो कितना लगा 7/5 इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कोई मैथ्स का फॉर्मूला भी भूल जाता है, तो चीज ना आपको बेसिक चीजें भी पता होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं, जहां से आपका टाइम सेविंग होता है, जो आपसे परफेक्टली होता है वो करने में, ठीक है। मेरे को पता था इससे आप सब लोगों ने किया, इसलिए मैंने किससे ऑप्शन से करा दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन से लिया मैंने, ऑप्शन से, ठीक है। अगर मान लीजिए आप भूल गए सारी चीजें, मान लीजिए आप पैसा भूल, मेयर्स का फॉर्मूला भूल गए, CP-CV भूल गए, वहां आपको लगता है CP+CV, तो डायरेक्ट आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, गामा क्या होता है, टॉमसिटी होती है। तो गामा के लिए क्या है
सीपी और सीपी दे रखा है, सीबी निकाल दोगे, दोनों का रेशियो फाइंड कर दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है आपके पास टीजीटी में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस है ग्रेटर स्पेसिफिक हीट, कौन से सब्सटेंस के लिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। 2004 में आया था टीजीटी के, ठीक है, यूपी टीजीटी में आया था, ठीक है। तो क्या है विच ऑफ द, कौन सा, आयरन, वाटर, कॉपर, मर्क्यूरी। तो इसके लिए आपको डेटा पता, इसके लिए डेटा आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डेटा से तो हर चीज का डेटा याद नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ एक चीज। लिक्विड होगा ना, लिक्विड, कोई भी चीज लिक्विड, तो लिक्विड के लिए सबसे मैक्सिमम वाटर का होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का होता है सबसे मैक्सिमम वो। अब देखिए जो दूसरा होगा वो वाटर से कम होगा, 1 से कम होगा। सबसे मैक्सिमम किसका होता है, हाइड्रोजन का 3.5। उसके बाद किसका होता है, लिक्विड में वाटर का सबसे मैक्सिमम होता है। उसका कोई भी वाटर आ जाए, मान लीजिए कोई भी चीज पूछ ली जाए, तो उसका 1 से कम होगा, ये ध्यान रखना है, 1 से हमेशा कम होगा। अब दूसरी चीज ये देखो, 1 जितनी भी स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा 1 से नीचे होगी, इसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के सारी स्पेसिफिक हीट 1 से छोटी होगी जितनी की। अब मान लीजिए वाटर की, देखो वाटर की 1 है। अब आप मान लीजिए इन सब के नहीं जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये नहीं डेटा पता, सारी वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए लिक्विड में सबसे ज्यादा किस, देखिए लिक्विड हो, इस हाइड्रोजन को छोड़ के उसके बाद ये है दूसरा नंबर, बाकी सबकी 1 से छोटी होगी। जो क्वेश्चन बनाएगा वो तो समझ के क्वेश्चन बनाएगा, ऐसे नहीं कि अब आप कॉपर की याद रखो, मान लीजिए मैं आयरन की जगह कोबाल्ट डाल दूं, जिंक डाल दूं, तो आप कितनों की रटते फिरोगे। इसीलिए इसको क्वेश्चन को कॉमन सेंस से भी हो सकता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की, उसके बाद वाटर की 1, तो इन सब में से वाटर की 1 होगी, बाकी सबकी 1 से छोटी होगी। देख लो डेटा, इसको चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, मर्क्यूरी में भी यही होता है। बाकी क्या है, 1 से देखो छोटी है सब, तो सबसे बड़ी कौन होगा, 1, इसीलिए वाटर इज द करेक्ट आंसर। हर डेटा याद नहीं रखा जाता, लेकिन जो है चीजें याद रखने की कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो क्या आपके पास कि जो वाटर की है वो 1 है, तो जितनी भी और चीज की होगी वो 1 से कम होगी, और एक हाइड्रोजन ढूंढ के, हाइड्रोजन की कितनी होगी 3.5, ठीक है। तो कई बार आप पढ़ते भी होंगे, अगर गूगल करोगे तो वाटर स्पेसिफिक हीट इज वाटर इज अ मैक्सिमम 1 होती है, उसके बाद सबकी 1 से छोटी होती है, ठीक है। चलिए, क्लियर है इतना। चलिए, कल बताया था मैंने क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर बताओ। द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, किसी सब्सटेंस की, किसी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करती है। हिंदी वाले एक बार और सुन लीजिए, किसी सब्सटेंस या पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किस बात पर निर्भर करती है, पदार्थ के मास पर, द्रव्यमान पर, पदार्थ के वॉल्यूम पर, आयतन पर, पदार्थ के टेम्परेचर पर, पदार्थ के नेचर पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तो बताइए। सृष्टि नोटियाल, आप कल की क्लास में थे, कल की क्लास में थे। सृष्टि नोटियाल, आप कल की क्लास में थे। फिर हमने कल आपको कहा था कि स्पेसिफिक हीट,
एक बढ़िया सा एग्जांपल भी दिया था रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का। देखो स्पेसिफिक हीट फॉर्मूले पे मैंने कहा था dq अपॉन m, यही मैंने कल कहा था, आप इस धोखे में मत रहना। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है, तो डी ऑप्शन कर, मास पर नहीं करती, ठीक है। तभी तो अब आप बोलोगे मैंने इससे पहले ये बताया, अब आप ये बोलोगे आप, मैंने कहा वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलो कि एक लोटे की थी है या पूरे समंदर की थी। अरे स्पेसिफिक हीट फिक्स होगी, या लोटा है समंदर जहां वाटर है उसका उतना ही है, ऐसा नहीं है। मैंने अमाउंट मैंने कहा, हीट कैपेसिटी अलग है। हीट कैपेसिटी कल कहा था कि एक लोटा गर्म कर रहे हैं या एक बाल्टी गर्म कर रहे हैं या एक ड्रम गर्म कर रहे हैं। हीट क्या है, रिक्वायर्ड, जो अगर आपके पास जितना मास दे रहे हो, यानी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए बहुत हीट की जरूरत पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट पे नहीं है ऐसा। स्पेसिफिक हीट क्या है, वो सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो आइस है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कल हमने इसको बड़ा अच्छे से डिस्कस भी किया था कि इस पर डिपेंड नहीं करता। मास अगर बढ़ रहा है तो ये सी इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरा होता है सी डैश। सी डैश डिपेंड एम इंटू सी, ये रिलेशन भी ध्यान रखोगे। ये है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और ये है मास, ये है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, ये है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो ये रिलेशन है दोनों में। अगर कभी आपसे पूछा जाए रिलेशन बताइए, तो ये रिलेशन है, ठीक है, दोनों में ये रिलेशन, एम इज अ मास। तो यहाँ ये क्या होता है, मास बढ़ाओगे तो सी डैश भी बढ़ेगी, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट रहता है, ये बढ़ता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आया था टीजीटी 2009 में, बताइए इसको। हिंदी वालों को मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या लिखा है, द बॉइलिंग वाटर इज चेंज इनटू स्टीम। कोई एक पानी उबल रहा है और वो भाप में परिवर्तित हो रहा है। कोई पानी है जो बॉईल हो रहा है तो वो भाप में चेंज हो रहा है। अंडर दिस कंडीशन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विल बी। इस अवस्था में बताइए पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। क्या कहा मैंने कि कोई वाटर है, वो क्या हो रहा है, बॉइल हो रहा है और स्टीम में चेंज हो रहा है। अब बताइए कि क्या होगी स्पेसिफिक हीट इस कंडीशन में, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी। एक बार और बता देता हूँ हिंदी वालों के लिए कि कोई पानी उबल रहा है, वाटर क्या है, बॉइलिंग वाटर, जो पानी उबल रहा है चेंज इनटू स्टीम, वो इस भाप में परिवर्तित हो रहा है, स्टीम में। अंडर दिस कंडीशन, इस अवस्था में बताइए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विल बी। तो जो वाटर की जो हीट होगी इस केस में वो क्या होगी, ठीक है। 0 होगी, 1 होगी, इनफाइनाइट होगी, लेस देन 1 होगी। 1 श्रेष्ठ मटियाल निधि कठित, आपके बी ऑप्शन और 1 बी ऑप्शन, और कोई सब जवाब दीजिए। सी, बाकी लोग भी
बाकी भी जल्दी बता दो, कुछ तो बता दो, ABCD जो होगा वो देखा जाएगा। चार सभी लोग करें कम। फिजिक्स वाले कितने हैं जिन्होंने लेक्चरर भी पढ़ रहे हैं? फिजिक्स वाले कितने हैं जो लेक्चरर में भी पढ़ रहे थे मेरे पास, या लास्ट टाइम भी पढ़ा है? आप लोगों को तो ये बता देना चाहिए। बाकी लोग भी बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन। बाकी लोग काहे जल्दी बता दो बाकी। देखो बी सी कुछ भी आए, लेकिन एटलीस्ट आप आंसर दोगे तो कुछ तो दिमाग लगाओगे। अब आप लोग क्या पढ़ने से पहले ही बोल देते हो चलो मैं क्यों ही टाइप करूं? तो आप टाइप करोगे तो थोड़ा सोचोगे भी कि ए बोलूं बी बोलूं, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ोगे एक आध बार तो समझोगे। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, अगर हिंदी में क्वेश्चन लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बॉइलिंग वाटर मतलब जो उबल रहा है पानी, चेंज हो रहा है वाष्प में, तो इस जो अवस्था में जो बताइए विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। मैं करवा दूं, आप लोग जल्दी बता दो। हुँ? अब देखो मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग बोलोगे ये तो आसान था, ये तो हमको भी आता था, पर आप कोशिश नहीं कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या कही हमने? डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी। ये तो का अगर याद नहीं है तो डी क्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया एम डी टी, यहाँ से सी कितना आ जाएगा 1/m डी क्यू बाई डी टी। अब ये डी टी क्या है, अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको सी इक्वल टू डी क्यू, या इसको पूरे में ऐसे लिख दूं, चलिए डी क्यू अपॉन एम डी टी ऐसा लिख दो। ये किसको दिखाता है? हीट को दिखाता, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। ये किसको दिखाता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ जो भी सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी सब्सटेंस। चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखते हैं? दरअसल क्या होता है, T2 माइनस T1 होगा, ऐसे ही होगा। अब देखो बॉईल होता है, कब बॉईल होता है, कब भाप में पानी बदलता है? कब बदलता है? 100, उससे ऊपर बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। तो भाप में कब परिवर्तित होता है? देखो मान लीजिए वाटर पहुंच गया 100 डिग्री, 100 डिग्री में उसने उबलना शुरू कर दिया। अब वो 100 ऊपर से टेम्परेचर जाएगा ही नहीं, जहां पर वो उबलना शुरू किया उससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है। सुना आपने 120 चले गए, 100 ही तो जाता है। तो अब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो अगर 0 है यहाँ पे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी डी क्यू बाई 0। तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ऑप्शन सी। समझे नहीं समझे? डेल्टा टी इक्वल टू 0 है, चेंज ही नहीं होता टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। तो सी कितना? डी क्यू बाई 0। तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी। ठीक है।
ठीक है, सबको है समझ? हाँ ना, तो कर दीजिए। सबको समझ आ गया? चलिए, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्क डन। क्या है? वर्क डन बताइए। तो वर्क डन क्या होता है? एक मैकेनिकल वे होता है हीट ट्रांसफर करने का। मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर ऑफ हीट। मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वे, मैकेनिकल मतलब जब कोई काम करता है, डूइंग समथिंग, तो हीट का जो ट्रांसफर होता है वही क्या है? वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है पीडीबी, कल भी हमने कहा था आपको, मैंने करके भी दिखाया कि पी और डीबी के, पी डीबी कैसे है आपके पास। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी, पी इज अ प्रेशर, और क्या है? डीबी इज चेंज इन वॉल्यूम। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि यांत्रिक जो वे होता है, जो तरीका होता है ऊर्जा को ट्रांसफर करने का, वो क्या है? वर्क डन होता है। यानी क्या है? ऊर्जा को ट्रांसफर, स्थानांतरण करने का यांत्रिक वे है, मैकेनिकल वे है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप? वर्क डन बोलेंगे। तो वर्क डन क्या होता है? पीडीबी, पी इज ए प्रेशर, ये है आपके पास दाब, और ये है आपके पास आयतन। ठीक है, अब देखो दो चीज है। मान लीजिए मेरे पास एक गैस कंटेनर है, ये कोई मेरे पास पिस्टन है। अब गैस क्या कर रही है? इस पिस्टन पे ऊपर काम कर रही है। तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य, तो कितना आ जाएगा उसमें? पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, जब सिस्टम पे काम कर दिए किया गया, तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव आता है। वर्क डन नेगेटिव आता है। जब आपने बाय द सिस्टम, ध्यान रखना, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ऑन द सिस्टम तो क्या हो जाएगा? अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया गया तो पॉजिटिव होता है, और अगर सिस्टम के ऊपर कार्य किया गया तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लियर है वर्क डन की डेफिनेशन? ठीक है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब सिस्टम के ऊपर कार्य किया जाएगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, अब जो है वर्क डन जानते हैं आप, W इक्वल टू कितना? पीडीबी। अब डेल W इक्वल टू कितना होता है? पीडीबी। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो पी डब्ल्यू कितना? इसका W आ जाएगा पीडीबी। इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन पीडीबी। पी इज अ प्रेशर, डीबी इज अ चेंज इन अ वॉल्यूम। अब यही किसके इक्वल होता है? एरिया अंडर द कर्व। मान लीजिए ये मेरे पास ये कर्व है, इसके अंदर जो एरिया आता है वही क्या है? मान लीजिए ए है, ये बी है, इसके अंदर जो एरिया है वही क्या है? वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया? कितना? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। इसको ही क्या बोला जाता है आपके पास? वर्क डन बोला जाता है। तो इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो एक फॉर्मूला था, आप ये याद रखोगे कि वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीबी। पी इज अ प्रेशर, डीबी चेंज इन अ वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा क्या? कोई एक कर्व दे रखा, उसके अंदर आने वाले एरिया को क्या बोला जाता है? वर्क डन बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस बेस पे। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नेट वर्क डन बाय द गैस एट द एंड ऑफ साइकिल। कोई चीज ऐसा जा रहा, इधर से गया, इधर से आया और यहाँ पर वापस पहुंच गया। बोला गया कोई एक ट्राइंगुलर साइकिल में चला, पीवी डायग्राम में। ठीक है, क्या आपके पास पीवी डायग्राम में? बताइए कितना वर्क डन किया इस
साइकिल में इस गैस ने कितना कार्य किया। कोई गैस है ए से बी में जाती है, बी से ए में आ जाती है, बी से सी में, सी से वापस ए में। तो बताइए इस गैस के द्वारा नेट वर्क डन कितना किया गया या कुल कार्य कितना किया गया। ठीक है, तो अब जो है पीवी डायग्राम में ऐसा ही एक आपके पास डायग्राम आएगा, बोल दिया जाएगा वर्क डन कितना हुआ। ऑप्शन आ जाएगा 0, 2 पीबी, 3 पीबी या 5 पीबी। आसान क्वेश्चन है। हमने अभी अभी पढ़ा वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसके अंदर कौन सा एरिया, ये सारा एरिया, इस सारे एरिया की कहां बात हो रही है, ये ट्राइंगुलर एरिया, ये इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया अंडर द कर्व। अब मान लीजिए, मान लीजिए ये मोबाइल है मेरे पास, इसका इसको मैं पीबी डायग्राम में रखूं तो उसका एरिया भी तो ऐसे ही बन रहा होगा नीचे। फोन जैसे ही वो एरिया तो बन जाएगा, देखो उसके कॉर्नर, तो ट्राइंगुलर जैसा क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व, ये इसको ढक दो, देखो मैं ढक देता हूँ, देखो ये ढक दिया मैंने। इसके अंदर कैसा एरिया है, कितना घेरा इसने, कितना एरिया घेरा, तो इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा आपको ट्राइंगुलर ही है। तो इसके अंदर कितना एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी, ये बेस है, हाइट कितनी है, कितनी हाइट है, बेस कितना, देखो यहाँ पे हाइट कितनी है, ये हाइट है। तो हाइट कैसे निकलेगी, दरअसल इसने क्या किया, इस कर्व के अंदर कितना एरिया आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये तो है एरिया इस कर्व के, ये है। अब इस एरिया को निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना हो जाएगा, देखो इस लाइन में जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो पी है, फिक्स है, मैं सीधी लाइन में जा रहा हूँ, प्रेशर देखो, प्रेशर की एक ही वैल्यू है, तो सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो V यहाँ 3V है, यहाँ V है। आप हालांकि ऐसे बोलोगे P ने क्या बिगाड़ा, P कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? P वैसे भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे करने क्या है, आप करोगे क्या करोगे, P इज ए कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, अब क्या हाइट देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है पूरी हाइट में, देखो एक ही वैल्यू है, V की एक ही वैल्यू तो है, तो V इज ए कांस्टेंट, ये तो सब एक ही है, तो कितना हो जाएगा, चेंज क्या आ जाएगा, 4P माइनस पी, तो 4P माइनस 4 तो 3PV। कितना ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, सबको समझ आया, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देख लो आप, ना हो तो माइनस कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे समझते, इस क्वेश्चन से ज्यादा में भी ज्यादा समझ आ जाएगा। एरिया ऑफ साइकिल बात करते हैं, अगर क्लॉक वाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा,
एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो नेगेटिव आएगा। ये देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलो इससे मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा दूंगा। ये कोई क्यूब है आपके पास, पीवी डायग्राम है। अब कह रहे हैं कि ये जो है कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एरिया ने जो वर्क डन है उसने नेगेटिव आना है, नेगेटिव पहले ही लगा दिया मैंने। क्यों? यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर वर्क हो रहा है तो अगर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना कितना कर रहा होगा, ये वाला एरिया कवर कर रहा होगा। तो ये कैसे निकल सकता है, लेंथ इंटू ब्रीथ से निकल जाएगा। किसके अंदर क्या है, अरे ये क्या है आपके पास, क्या हो जाएगा एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ कितनी है 300 माइनस 100, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इंटू ब्रीथ। ब्रीथ कितनी है देखो, क्या यहाँ से यहाँ तक कितना है, ऊपर है 20 माइनस 10, तो लेंथ इंटू ब्रीथ कितना 3, कितना होगा 200 इंटू 10, तो कितना होगा माइनस 2000 जूल। वर्क डन नेगेटिव समझ आया, नेगेटिव क्यों लगाया मैंने, हाँ समझ आया। चलिए यही ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका, कोई ट्राइंगल दे देगा, ट्राइंगल आने के मोस्ट चांसेस, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसी बेस पे, कि आपके पास क्या है, अगर आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई दे रखा है। अब बताइए कौन सा वर्क डन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, क्या मैंने ठीक लिखा हुआ, ये जो मैंने दोनों चीज लिखी है मैंने ठीक लिखी है या गलत लिखी है, अगर गलत लिखी है तो बता दीजिए। हाँ? सही लिखी है मैंने, हाँ? जिनको एरिया अंडर द कर्व का भी डाउट है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। बाकी लोग भी बता दो। बाकी लोग भी बता दीजिए। यस करेक्ट। चलो और कोई, बस दो ही लोग जवाब दें, बाकी बाकी लोग भी बताओ। चलो अब यहाँ ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पीबी है आपके पास, अगर मैं ए से बी भी जा रहा हूँ तो ये है, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा वर्क डन क्या आ जाता मेरे, एरिया अंडर द कर्व, ये सारा एरिया। अब ये कह रहा है कि वापस आप इधर से देखिए, ये कह रहा है कि वापस आप कहां से कहां आए, बी से ए में आए हैं, ऐसा। एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा इसकी, ये वाला हो जाएगा,
अब ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। हाँ? ये क्या है? ठीक है, तो इसके अंदर कितना है? ये वाला एरिया है, ये वाला, ये बी सी के अंदर, ये देखो दो है, ये ए से बी में जा रहा हूँ ग्रीन वाला, और ये दूसरा ये के अंदर, तो इतना एक्स्ट्रा एरिया इसके पास, ए बी वाले के पास। देखो ए बी जो है, ए से बी तरफ जा रहा हूँ, तो डब्ल्यू ए से बी में जब जाओगे तो वर्क डन पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। जब बी से ए में आए तो डब्ल्यू बी टू ए, तो एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ज्यादा कौन काम करेगा, ज्यादा कौन सा होगा, मान लीजिए वर्क डन के बारे में पूछ लेता हूँ आपसे, बड़ा कौन सा है? एक साइक्लिक प्रोसेस है, बताइए कौन सा होगा? W1 बड़ा होगा W2 से, क्यों? इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है इसको, इतना, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला एरिया मैं डॉट कर देता हूँ, इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है इसको, ये वाला, तो W1 ग्रेटर देन W2। ठीक है, चलिए कॉपी पेन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, चलिए फिर से वापस आइडियल गैस ना आ रहे हैं, क्योंकि अब फिर से हमको आइडियल गैस की जरूरत है, तो हम आइडियल गैस के ऊपर आएंगे। ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस, आदर्श गैस क्या होती है? कल भी हमने एक्सप्लेन किया था आदर्श गैस के बारे में, क्या होती है आदर्श गैस। ठीक है, जो सभी ताप और दाब पर आइडियल गैस के नियमों का पालन करे। ठीक है, क्या करती है? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल रेंज ऑफ टी एंड फॉर ऑल रेंज ऑफ टी पी follows of all ideal gas law follows ideal gas law। आइडियल गैस लॉ कौन सा? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हिंदी वाले भी इसको लिखते हैं चार्ल्स लॉ, और भी है एज कॉल्ड आइडियल गैस। हिंदी वाले लिख सकते हैं जो सभी ताप और दाब पर आदर्श गैस के नियमों का पालन करती है। ठीक है, सभी, क्या है आपके पास? सभी ताप तथा दाब पर आदर्श गैस के सभी नियमों का पालन करती है।
ठीक है, सभी नियमों का पालन करती है। क्या क्या अजम्पशन है कल हमने बताया भी था। ठीक है, इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा सबने। ठीक है, अब कुछ अजम्पशन थे कल हमने आपको बस बताए थे, आज लिखवा रहे हैं। अजम्पशन का मतलब जानते हैं, कुछ अभिधारणाएं। ठीक है, तो अभिधारणाएं क्या थे? जो आइडियल गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस कैसे होंगे? पहला जंक्शन था द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर पॉइंट साइज, बहुत छोटे होते हैं, निकल बताया था हमने। ठीक है, कैसे होते हैं? पॉइंट साइज के होते हैं। ठीक है, आर पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। ठीक है, यानी जीरो आप बोल सकते हैं, जीरो साइज भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंड वन, दूसरा क्या होते हैं? नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन इंटरेक्टिंग होते हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, थर्ड क्या कहा हमने? जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी जो आंतरिक ऊर्जा, आप यहां से लिखते हैं इंटरेक्ट नहीं करते आपस में। ठीक है, इंटरनल एनर्जी वो क्या हो जाएगी? जो किसके इक्वल हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? रैंडम मोशन होता है, ये कल भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी, तो जो यू होता है वो आपके पास क्या हो जाएगा? केवल किसका फंक्शन हो जाएगा? यू क्या हो जाएगी इसके पास? कौन सी है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। वो किसकी फंक्शन होती है? टेम्परेचर की। मैंने कल बार क्वेश्चन भी कहा था कि क्वेश्चन आता भी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ फोर्थ है। अब नेक्स्ट है, चलिए इसमें ही लिख देते हैं यहाँ पर, स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। स्टेट इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। पी भी इक्वल टू कितना होता है? एन आर टी होता है, ये होता है। ठीक है, पी इज अ प्रेशर, V is a volume, आयतन, N is a नंबर ऑफ मोल, ये तो आपको पता है गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपके पास ये आइडियल स्टेट इक्वेशन है या क्लासिकल आइडियल गैस इक्वेशन है, ऐसा भी बोला जाता है उसको। ठीक है, बहुत ज्यादा बोर तो नहीं हो गए आप लोग? ठीक है, ठीक चल रहा है। मैसेज कर दो ठीक चल रहा है। अब है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस।
thermodynamics process, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकीय उष्मागतिक प्रक्रम, ठीक है, उष्मागतिक प्रक्रम। उष्मागतिक प्रक्रम। तो पहले तो हमको अगर बेसिक पूछे आपसे प्रक्रम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आपसे किसी ने पूछ लिया प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, जब कोई चीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम में एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जब आपके पास क्या हो, आप अगर डेफिनेशन लिख सकते हो तो लिख सकते हैं, चेंज द स्टेट ऑफ वन, change the state of system in which at least one variable must be changed। एक और चीज लिख सकते हैं कि क्या है, कम से कम एक वेरिएबल चेंज होना चाहिए, वन वेरिएबल मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो प्रोसेस लिख सकते हैं, अगर प्रोसेस की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो थोड़ा सा, प्रोसेस क्या होता है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, the change of state of system at which at least one variable, अब कल बता दिया था हमने वेरिएबल क्या हो, वन वेरिएबल शुड बी चेंज, मस्ट भी लिख दो, मस्ट बी चेंज, यानी उसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन जिससे कम से कम एक चर, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोल सकते हैं, जिससे एक चर थर्मोडायनेमिक चर जिससे किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन, जिससे कि कम से कम थर्मोडायनेमिक एक चर में परिवर्तन हो, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, बहुत आसान, बहुत ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा मैं, चलिए पहले क्या है, सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहले आता है आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, अब उस पूरी प्रोसेस के दौरान T कांस्टेंट होता है, ताप, टेम्परेचर कैसा हो रहा होगा, यानी T कैसा रहा होगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान क्या रहता है, ताप कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो dt कितना हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, dt जीरो हो जाएगा। ठीक है, dt क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट या मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। पूरी प्रोसेस के दौरान अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो वो क्या आपके पास एक थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब इसके बारे में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल, क्या ये वेरी स्मॉल प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, सॉरी स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, बहुत स्लो है, वेरी स्लो। इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसमें क्या ये लिखेंगे, दिस प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस क्या करती है, दिस प्रोसेस फॉलोज द बॉयल्स लॉ, फॉलोज द बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अभी बॉयल्स लॉ क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जो बॉयल्स नियम का पालन करती है। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं बॉयल लॉ, बॉयल नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। अभी बॉयल लॉ क्या है, तो बॉयल लॉ क्या होता है, क्या होता है बॉयल लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट, यही बॉयल लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या आपके पास बॉयल लॉ होता है। ठीक है, क्या होता है, बॉयल लॉ होता है। ठीक, ठीक है, ये था बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि डी यू इक्वल टू एन सी बी डी टी। अब ये जीरो, डी टी तो इसमें जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू कितना हो जाएगा आपका जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसका मतलब यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, कैसी होती है, कांस्टेंट, जो आंतरिक ऊर्जा होती है कांस्टेंट होती है। ऐसा आ सकता है आपके पास पेपर में कि आइसोथर्मल कौन से प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो ऑप्शन में एक आइसोथर्मल दिख रहा होगा, तो आइसोथर्मल के दौरान क्या होती है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ठीक है, लिख लोगे, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट था, पॉइंट बनाते जाइए। ठीक है, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, वर्क डन इन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्क डन कितना होता है, इसमें वर्क डन इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वर्क डन, अब देखो वर्क डन के लिए क्या कहानी है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। देखो एक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है इसकी, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है आपके पास, पीवी इक्वल टू
एनआरटी। अगर ये तो दोनों ऑलरेडी मान लीजिए फिक्स कर दिया आपने कितने मोल के लिए, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो अगर टी कांस्टेंट है तो पीवी भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है आइसोथर्मल के लिए, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए, अब मैं वर्क डन की यहां से ये चीज लिख सकता हूं मैं, P1 P इनिशियल और V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, ऐसे लिख सकता हूँ। और या यूं कहूँ, देखो ये कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू आगे P3, जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, तो ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइडियल गैस सॉरी आइसोथर्मल में जो वर्क डन होता है वो होता है nRT log, नेचुरल की बात हो रही है, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, इतना वर्क डन आता है इसमें। ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम, R आपको पता है, T आपको पता है, लॉग नहीं। अगर इसको मैं log 10 में बदलूं तो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू लॉग नेचुरल से log 10 में बदलने पे क्या होता है 2.303 nRT log 10 V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये वर्क डन आ जाएगा। या मैं यहां से देखो, एक चीज यहां से देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने चीज, या आप यहां से देखो, ऐसा हो रहा है कि देखो P इनिशियल अपॉन P फाइनल डिवाइड कर दिया मैंने इधर, देखो इधर लेके आया, ये किसके इक्वल आ जाएगा V फाइनल P इनिशियल, इसी फॉर्मूले से निकाले मैंने। ये समझा आप कैसे है, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इतनी कहानी पहले समझ आई तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इतनी ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अगर समझ आ गई तो। यहां से क्या एक चीज पीछे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं इस वाले टर्म को, तो किससे रिप्लेस करूंगा, इससे रिप्लेस कर दूंगा, प्रेशर P इनिशियल होगा, देखो यहां से किया हमने ये चीज, तो P V फाइनल अपॉन V इनिशियल इक्वल टू P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, तो एक और वर्क डन लिख सकता हूं मैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू कितना 2.303 nRT log 10 V इनिशियल, ये उल्टा होगा अपॉन V फाइनल, ये एक वर्क डन ये आ गया। ठीक है सर, मल्टीप्लाई में कैसे किया, जब आप लॉग नेचुरल को लॉग 10 के बेस में चेंज करते हो, ये है लॉग नेचुरल और ये है लॉग 10 का बेस, लॉग के नियम पढ़ेंगे आप, लॉग नेचुरल को जब लॉग 10 के बेस में ट्रांसफर करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है। हाँ? ठीक है, ठीक है नेक्स्ट।
चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज, अब मुझको बताइए, ठीक है इतना। चलिए अब देखो, चलो अगर मैं, अब देखो मैंने ये कहा था पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए जरा एक बार। p इज अ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, प्लस v इज अ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, dp बाई dv। तो dp कितना, v इक्वल टू माइनस पी dv। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, dp अपॉन dv माइनस p बाई v। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्या होता है, देखो कोई पी भी है डायग्राम, ये पी है ये वी है, ये क्या है आपके पास, मान लीजिए मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो या तो टेन थीटा निकालते हैं या फिर डेल वी बाय, सॉरी डेल पी बाय डेल वी निकाल देंगे। मतलब कैसे, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो 4 पॉइंट होता है ना, कहाँ पर ये मैक्सिमम था ये देखिए, यानी इसको लिखते हैं P2 माइनस P1 V2 माइनस V1, ये लिखता है। हाँ? तो इस ये क्या आ गया, स्लोप ही तो आ गया, इसका स्लोप आ गया। हाँ? स्लोप आ गया नहीं आया, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूं मैं, इस चीज को यहाँ से एक और क्या कर सकते हैं हम, dp इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो v अपॉन dv माइनस p। तो इस अगर v को मैं नीचे लेके आ जाऊं, ऐसे लिख दूं dp dv अपॉन v इक्वल टू p माइनस के, इसको ही बोलते हैं बीटा, बल्क मॉडुलस। क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। P इक्वल टू यहाँ पे क्या है, B है, ठीक है। माइनस इधर ले आओ, समझ आ जाएगा, रुक जाओ एक और चीज बता देता हूँ ना। देखो माइनस यहाँ पे आ गया इसके साथ, ये P बन गया इधर, यही बीटा हो जाता है, बीटा मतलब बल्क मॉडुलस। अब ये बल्क मॉडुलस क्या है, चलिए ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना। बल्क मॉडुलस मैंने कहा, ये P इज इक्वल टू V, ये बल्क मॉडुलस P इज बल्क मॉडुलस, क्या बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, P बल्क मॉडुलस है आइसोथर्मल में।
क्यों बल्क मॉडुलस होता क्या है पहले? कल एक बार क्वेश्चन भी मैं कल आपको दिखा रहा था, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर आ रखा था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, क्या मैं इसको बाद में भी आपको बता देता हूँ, बाद में बता देंगे आपको, ठीक है। अभी चलिए, ठीक है, इतना हो गया, आगे ऐड कर देते हैं। तो जो ये वैल्यू होती है आपके पास कितनी, ये वैल्यू होती कितनी, डी पी अपॉन डी बी बाई बी माइनस के साथ, जो पी है ये बीटा के इक्वल होती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, बीटा तो आपके पास है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस, और लिखेंगे पी इज बल्क मॉडुलस, मॉडुलस इन आइसोथर्मल, समतापी में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो P क्या है, बल्क मॉडुलस को बल्क मॉडुलस बोलते हैं, ये हो गया समताप प्रक्रम। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो क्या है आपके पास, मैं कुछ क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहा था आप लोगों के लिए, जो लास्ट टाइम आया था। ठीक है, अभी इस स्लाइड में नहीं, पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, तो जो बीटा होता है दरअसल उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। वो कितना होता है, ये होता है माइनस बी डेल पी बाय डेल वी, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या होता है, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस। ठीक है, ये एल टी में आ रखा है आपके पास। और एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, जिसको बोलते हैं के टी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास माइनस डेल वी वन बाई वी डेल पी, यानी कुछ नहीं होता, जो के टी इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़िता, कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, संपीड़िता, संपीड़िता, बल्क मॉडुलस को तो बल्क मॉडुलस, तो यहाँ से ये निकल के आया था आपके पास कि बीटा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है कंप्रेसिबिलिटी की। ये आपके पास एल टी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे दरअसल भी। ठीक है, ओके, मिल जाएगा आपको, ध्यान आ गया मेरे को। ठीक है, मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक मिनट पूछना होगा।
क्लास चल रही है आप लोगों की? ठीक, यहाँ पे शो नहीं हो रही मुझे। क्लास चल रही, आप लोग कोई कमेंट कर दीजिए। सर मेरे उसमें शो नहीं हो रहा, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक, ये दोनों होता है। अब P यहाँ पे मैं P कहा क्योंकि ये बल्क मॉडुलस जैसा दिख रहा था, इसलिए कहा मैंने कि P इज अ बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब यहीं पे समझ आते हैं कि आपके पास क्या है। क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्या क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन था द रेसिप्रोकल ऑफ द reciprocal of bulk modulus, यानी आयत जो है बल्क मॉडुलस यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रमण क्या होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस एक पहला दिया था, एक ऑप्शन दिया था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा ऑप्शन दिया था कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। थर्ड जो था आपके पास, थर्ड ऑप्शन था स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं विकृति। एंड फोर्थ ऑप्शन था आपके पास कंप्रेसिबिलिटी, तो जिसको क्या बोलते हैं संपीड़िता। क्या बोलते हैं संपीड़िता, संपीड़िता। ठीक है, हिंदी में थोड़ा ठीक लिख लेना आप लोग। ठीक है, संपीड़िता। ठीक है, संपीड़िता। तो रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जिनको उल्टा व्युत्क्रमण क्या होता है, तो मैंने अभी इससे पहले कहा था कि आपके पास बीटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, KT की। K इज ए कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये आपके पास आया था LT 2021 में। ठीक है, अब पहले तो हमको ये समझ आना चाहिए कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी तो मतलब किसी चीज को कितना कंप्रेस किया जाता है, कितना एक्सपेंड कर जाता है, ये तो कंप्रेसिबिलिटी बताते हैं। नाम कंप्रेसिबिलिटी से याद करो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलते हैं, किसी की बॉडी कितनी फ्लेक्सुएशन है, तो कितनी उसको मोड़ पा रहा है, कितना स्ट्रेच कर पा रहा है। तो ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी भी है कि क्या बोलते हैं कोई चीज कितना कंप्रेस हो पा रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं आपके पास, यानी उसकी कितना उसको प्रेशर लगा के आप कितना उसको दबा पाते हैं, कितना कंप्रेस कर पाते हैं, कितना एक्सटेंड कर पाते हैं, यही
उसकी कंप्रेसिबिलिटी है। अगर भूल जाओ तो फ्लेक्सिबिलिटी से याद रखना कि फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो है, अब आपके पास बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या लग रहा है, ये अगर कंप्रेस होने की प्रवृत्ति है तो ये इसको रजिस्ट करने का काम करती होगी ना। ऐसा मॉडुलस जो उसको क्या करता है, रेजिस्ट मैंने कंप्रेस होने से रोकता है, ठीक है, रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। आपके जो फर्स्ट डे का नोट्स होगा उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया आपके पास, ठीक है, उसमें मैंने आपके प्रॉपर नोट्स भी दे रखा, ठीक है, तो आप वहां से लिख सकते हैं कि क्या होता है बल्क मॉडुलस, क्या होता है, मेजर द मटेरियल रेजिस्टेंस टू वॉल्यूम कंप्रेशन, ठीक है, कि उसका वॉल्यूम कंप्रेशन को रोकता है। मतलब मैं किसी चीज को दबाऊं एक के बाद वो दबेगा नहीं। मान लीजिए मैंने कि ऐसी कोई बॉल लाई थी, मैंने इसको दबा दिया, एक चीज के बाद वो दबेगा नहीं, ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा। तो ये जो रजिस्ट होने की कंडीशन है, ये किसने आपको प्रदान की, ये आपने ये की बल्क मॉडुलस ने। किसने प्रदान की, बल्क मॉडुलस ने, ठीक है। कोई बात है तो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो आप केटी का बार बार फॉर्मूला पूछा जाता है, तो केटी के लिए याद रखना 1/v और कितना dv बाय dp। ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो समझ आ गया, कंप्रेसिबिलिटी मतलब किसी मटेरियल की एक्सपेंड, कंप्रेस या एक्सपेंड होने की जो प्रवृत्ति होती है। अब जो आपके पास बल्क मॉडुलस होता है, तो वो वॉल्यूम कितना कंप्रेस हो रहा है इसको रजिस्ट करने का काम करता है, यानी उसका वॉल्यूम कम नहीं होने देता, वो उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस बोलते हैं। चलो बात करते हैं एग्जाम्पल क्या है आइसोथर्मल की, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस के, एग्जाम्पल आइसोथर्मल की, एग्जाम्पल आइसोथर्मल के क्या क्या है, आइसोथर्मल के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, हाँ? अभी अभी कहा था शायद हमने, जहां पर टी कांस्टेंट हो, कहां पर होता है टी कांस्टेंट, कांस्टेंट कहां पर होता है टी कांस्टेंट, पानी को बॉईल करते हैं ना, जहां पर वो स्टीम में चेंज हो रहा है, बॉइलिंग ऑफ, बॉइलिंग क्या है आपके पास, बॉइलिंग प्रोसेस में, बॉइलिंग प्रोसेस आइसोथर्मल, मेल्टिंग प्रोसेस एक ये हो सकता है। दूसरा क्या आपके पास, मेल्टिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस और मेल्टिंग प्रोसेस, यानी बॉइलिंग मतलब उबलना और मेल्ट मतलब, ठीक है। अब इसका ग्राफ की बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट बना लेना, जो पी बी कर्व बनता है, पी बी कर्व ऑफ आइसोथर्मल फॉर आइसोथर्मल, वो क्या बनता, पीबी कर्व आइसोथर्मल में क्या बनेगा आपके पास, क्या बनता, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इज रेक्टेंगल हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगल हाइपर। तो कर्व बनता मतलब ऐसा कुछ कर्व बनता है इसमें, ठीक है, ये देख लीजिए P है, V है, तो ऐसा कुछ कर्व बनता है, ठीक है, ये कुछ कर्व बनता है इसमें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है इतना। आप लोगों को शो हो रहा है ना, ये तो मेरे पास आ ही नहीं रहा, नो क्लासेस है ना,
ठीक है, सबको ठीक है? ठीक है इतना? चलिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वासी प्रोसेस। ठीक है, क्वासी प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक्स। सेकंड है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस होती है क्वासी, क्वासी जो होती है इसको लगभग ये इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब बहुत स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस। क्या लिख सकते हैं इसमें? आप बोल सकते हैं कि ये क्या होती है? एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होती है। कैसी होती है? एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं? मतलब ये इतना स्लो होता है, लगभग ऐसा लगता है इक्विलिब्रियम में रुका हुआ। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं? जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस लगभग इक्विलिब्रियम के आसपास हो। ठीक है, रेट ऑफ प्रोसेस इज अ वेरी स्मॉल, रेट ऑफ प्रोसेस इज वेरी स्मॉल। मतलब आप बोलेंगे, हिंदी में लिख सकते हैं लगभग 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 रुकी हुई प्रोसेस, प्रक्रम। बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस, ज्यादा धीरे, बहुत ज्यादा स्लो लिख लो प्रोसेस। ठीक है, जो टाइम के साथ बहुत कम चेंज, रेट ऑफ प्रोसेस इज वेरी स्मॉल, मतलब जो समय के साथ परिवर्तन होने की दर है वो बहुत कम है। समय के साथ दर लिख सकते हैं, समय के साथ परिवर्तन दर बहुत कम होती है। कितनी होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, कैसा प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, किसी का छूट जाए तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मेरी वीक में ओनली 2 दिन क्लासेस आएगी आपके पास। ठीक है, ठीक है, चलिए रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? जिस पूरे प्रक्रम के दौरान जो Q है वो कांस्टेंट रहता है। पूरे प्रक्रम के दौरान Q कांस्टेंट होता है। dQ क्या होगा फिर? 0 होता है। ठीक है, dQ क्या होगा? 0 होता है। ठीक है, तो इन विच प्रोसेस dQ इक्वल टू 0, जिस प्रक्रम में 0 थी। तो हम लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इसके, कैसी प्रोसेस होती है?
मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम जानते हैं आप, क्या होता है रुद्धोष्म प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में जानते हैं? ना हीट लेता है ना देता है। किसके साथ? अपने सराउंडिंग के साथ, अपने परिवेश के साथ। सराउंडिंग के साथ ना हीट लेता है न हीट देता है। किसके साथ? अपने परिवेश के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। अब ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। कैसी है? वेरी फास्ट प्रोसेस। कैसी होती है? वेरी फास्ट प्रोसेस। इसको रुद्धोष्म प्रक्रम है, वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत तेज होता है। अब इसका एग्जांपल दूं ना आप, कुछ चीज ऐसी होती है ना, जैसे कि आपके पास मैं बात करता हूँ किसकी, कुछ ऐसे समझिए कहीं आग लगी और कुछ ऐसा गिराते हैं ना, ये जो ब्लास्ट होती है सब बुझ जाता है, आग सब बुझ जाती है। वो इंसुलेटिंग में रखा, उसको ऐसे बम की तरफ फेंकते हैं ना और वो फटता है और आग बुझ जाती है। ब्रस्टिंग के काम आता है ना। दूसरा टायर फट जाना ना, झटसा आवाज आती है ना, तो अगर कोई भी चीज आगे होगी तो हट जाएगी। तो मतलब टायर फटते हैं, ट्यूब फटते हैं। और अगर आपके पास क्या है, कोई गैस कंटेनर कहीं फटता है तो क्या कर लेता है, एकदम से फट जाके क्या एक्सपेंशन हो जाता है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, हीट ले रहा है ना दे रहा है, फट जाता है एकदम से। फटने से क्या हो जाएगा, सडन एक्सपेंशन, एकदम से फट गया। ठीक है। अब जैसे कि जो प्रोपेगेशन होता है साउंड वेव का इन एयर एंड अदर, क्या है, देखो मान लीजिए मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, साउंड एकदम आप तक पहुंच रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई टाइम लग रहा है। ऐसी प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। टायर फट जाना, बहुत तेज गति से टायर फट गया, तो एक ये भी क्या है, बहुत क्या है, फास्ट प्रोसेस है। तो ये इसके एग्जांपल है अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो ये आपके पास चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। क्या करता है, ठीक है, दी सॉरी चार्ल्स को तो वो करेगा ना, दीज फॉलोज फॉलोज पॉइजन्स लॉ, पॉइजन्स लॉ, पॉइजन्स लॉ ऑफ इक्वेशन। तो पॉइजन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस, पॉइजन्स लॉ ऑफ इक्वेशन क्या होती है आपके पास, पीवी गामा, या फिर हो सकता है पीवी के फॉर्म में दिया हो सकता है टीवी के फॉर्म में दिया हो, टीवी गामा -1, हो सकता है किसके फॉर्म में दिया हो आपके पास, किसके फॉर्म में दिया हो, टी और पी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी गामा पी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल का एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि जिसके बेस पे क्या है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया होगा। ठीक है। वेरी वेरी, या तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। आप लोगों ने जनरली क्या पढ़ा होगा, इसका आइडियल गैस इसका इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या पढ़ा जनरली, पीवी इक्वल टू पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
तो ये है P और V के रिस्पेक्ट में। अगर T और V के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो गामा -1, ठीक है, क्या हो जाएगा, गामा -1, ठीक है। और अगर T और P के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की क्या ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे, जरूरी नहीं ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है, एडियाबेटिक में आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हो सकता है ये हो, बिल्कुल हो सकता है ये हो, ठीक है। ठीक है, चलिए एक चीज और लिखना था मुझे पीछे, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, पीछे मैं वापस से आ रहा हूँ। कोएजिस्टेटिक्स पर आइसोथर्मल की बात हो रही थी ना कई जगह, हाँ ठीक है, इधर भी इससे पहले भी देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या नोट कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होती है यहाँ पर इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, पॉइंट लिख रहे थे हम। तो पॉइंट का एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया, हाँ चलिए बताइए, ये वर्क डन हो गया। अब बताइए मुझे स्पेसिफिक हीट क्या होती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्या होती है स्पेसिफिक हीट, सी कितना होता है, डी क्यू बाय एम डी टी। अब आइसोथर्मल में टी क्या होता है, डी टी क्या होता है, 0, तो डी क्यू अपॉन ये कितना हो गया 0, तो ये कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट जो सी होती है फॉर आइसोथर्मल वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, 1/0 dt 0, क्योंकि आइसोथर्मल में T 0, अरे आइसोथर्मल में देख लो यहाँ पे T कांस्टेंट, dt क्या है 0, तो dt 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं पर, जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो कितना होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो होता है आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है। कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, चलिए ये देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, पॉइजन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वही लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मान देखो कितना है, C इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन एम डी टी। अब डी क्यू कितना होता है, क्यू कांस्टेंट और होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, डी क्यू कितना हो गया 0, तो C कितना हो गया 0, तो कितना होता है स्पेसिफिक हीट का मान कितना होता है किसके लिए, 0 होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक लास्ट चीज, उसके बाद आपकी शायद मैथ्स की क्लास भी होगी, ठीक है।
तो देखिए एक और चीज है, आइडियल क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, क्या आपने लास्ट चीज है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस कितना था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, पीवी पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, p इज अ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, गामा, और ये कितना हो जाएगा, v की पावर एक कम हो जाएगा, गामा माइनस वन, और ये dv प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, v गामा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से भी आप dp और dv की वैल्यू निकालोगे, कितना था, देखो कितना था यहाँ पे, ये था p गामा v की पावर गामा माइनस वन, और dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर चले आएगा v की पावर माइनस गामा dv। अब देखिए यहाँ पे कितना, ये कर लीजिए dp बाय dv कितना माइनस के, ये इधर चले आएगा कितना p गामा, और कितना p गामा v की पावर गामा माइनस वन अपॉन कितना, ये कितना आ जाएगा v की पावर गामा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू कितना माइनस p, ये कितना हो जाएगा गामा, ये ऊपर चले जाएगा v गामा माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो dp बाई dv इक्वल टू माइनस p गामा, ये कितना है v की पावर माइनस वन। तो इसी चीज को लिख सकता हूं मैं dp बाई dv इक्वल टू कितना माइनस गामा p बाई v, ये हो जाएगा, इतना क्लियर है। ये है स्लोप ऑफ pv डायग्राम इन एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक। अगर मैं दोनों में देखो, इसका ग्राफ जो बनेगा p और v का, वो क्या बन रहा होगा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि क्लास है नेक्स्ट, इसका जो हार्डली तेजी से फ्लो होगा, ठीक है, नीचे फॉल होगा, ये है एडियाबेटिक के लिए, ये है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, अब अगर दोनों में रिलेशन देखा जाए तो कितने का रिलेशन है, यहाँ पे देखो dp बाई dv एडियाबेटिक का, ये माइनस गामा माइनस गामा नहीं, ओनली गामा, ये दिख रहा है आपको, ये स्लोप होगा किसका, dp बाई dp बाई dv फॉर किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल मैं आगे लिख देता हूँ इसको सही से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू गामा टाइम ऑफ गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, ये नोट रख लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये जो एडियाबेटिक का स्लोप था, एडियाबेटिक का वो कितना था, गामा माइनस गामा p बाई v, और जो स्लोप था किसका, dp बाई dv। अभी dp बाई dv स्लोप ही होता है, मैंने बता दिया आपको ग्राफ से भी, आइसोथर्मल वो था माइनस p बाई v। ठीक है, इसमें गैस इक्वेशन थी आपके पास p v गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इसमें कितनी थी पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों से रिलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है,
तो इतना ठीक है, दोनों में दोनों के ग्राफ कंपेयर भी कर लोगे। दोनों के ग्राफ ये है, ये पहले सडन एक्सपेंड हो नीचे हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, क्या किया, डिफरेंशिएट किया तो ये स्लोप आया एडियाबेटिक का, और दोनों में देखा कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। और यहां से भी हमने देखा कि ये लैंग्वेज बना के लिखा मैंने, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, ठीक है। तो दोष्म प्रक्रम का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल के गामा टाइम्स होगा, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग लिखा हमने कि आइसोथर्मल के लिए आइसोथर्मल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को, ठीक है।